हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपना आज नया चैप्टर। मैंने लास्ट आपको गैस वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चैप्टर पर ध्यान नहीं देना, बस आपको सब्जेक्ट खत्म करना है बढ़िया तरीके से। देखो, चैप्टर का नाम है अयस्क तथा धातुक्रम, यानी कि ओरोई एंड द मेटलॉइडी मेटलर्जी सॉरी क्या मेटलर्जी ओरोई एंड द मेटलर्जी। क्या है, सेंडिमेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेसर क्या आता है इसमें, सेंडिमेंटेशन प्रोसेस। में क्या है, ये पहले शुरू करने से पहले चैप्टर ये 4 प्रोसेस है, यानी कि विधियाँ है। किसी भी लिक्विड को लिक्विड से अलग करने के लिए ये विधियाँ है। इसको शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक, देखो क्या है सेंडिमेंटेशन, क्या है, अवसादन, यानी कि अवसादन विधि। अवसादन विधि में क्या होता है, कुछ चीज़ें घुलनशील है आपस में। जैसे मैं कह रहा कि भाई पानी और रेत को घुला दो। अब मैं कितना है, घुला लो, गिला लो, किसी को बुला लो, गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ हो रहा है उसमें, नहीं होने वाला। एक समय ऐसा आएगा फिर वापस में बैठ जाएगी। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को अवसादन विधि बोलते हैं। अवसादन विधि कुछ नहीं है, ये एक अपने आप विधि है। जैसे रेत में पानी मिला दिया, अब उसको पूरा हिला दिया, अब हिलाने के बाद उसको छोड़ दो। जो छोड़ने के बाद क्या होगा, धीरे 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 जो भारी चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी चीज़ें नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की चीज़ें ऊपर बैठी रह जाएगी। तो क्या होगा, पानी में से होती होती नीचे चली जाएगी और जो हल्की चीज़ें ऊपर आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अगर आपने कभी गेहूँ को धोआ हो पानी में डाल के, तो आप जैसे गेहूँ को पानी में डाल देते हो धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो क्या होता है, जो गेहूँ होता है दाने वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो उसके छोटे छोटे जो कटे हुए हिस्से होते हैं जो हल्के होते हैं वे ऊपर आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पानी हिला के ऊपर आते उसे उठा के ऐसे फेंक देते हो और गेहूँ साफ़ हो जाते हैं। पानी निकाल दो और उसमें से गेहूँ निकाल दो। ये विधि भी क्या है, अवसादन की विधि है। देखो, महिलाएं, गांव की महिलाएं या फिर कहीं की महिलाएं जाने अनजाने में साइंस यूज़ करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम साइंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई लड़कियाँ बड़ी होशियार होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब नंबर 2 पर आता है डेस्टिलेशन, यानी कि आसवन विधि। डेस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि आसवन विधि। अब आसवन विधि में क्या है, घुलनशील भी और अघुलनशील भी। एक तो घुलनशील है, दूसरा अघुलनशील है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई घुलनशील भी बात कर लो, अघुलनशील भी। जैसे कि पानी है, पानी में नमक मिला दो और घुमा दो उसको। ठीक है, नॉर्मल उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा वो। ठीक है, अगर घुल गया, फिर घुला आपके पास नमक का पानी है, तो उसमें से नमक कैसे अलग करेगा और पानी कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे। जैसे मान लो ये क्या है, एक समुद्र का जल है, हमने यहाँ पर ले लिया समुद्री जल, यानी कि समुद्र जल। ठीक है, तो समुद्र जल में क्या है, नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए पी नहीं पाते हम इसको। तो क्या हुआ, हमने इसको हीट किया, गर्म किया। अब ये बात समझो कि एक का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक तो कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा, लेकिन नमक क्या है, ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। फिक्स नहीं पता कितना, मान लो मैं एग्जांपल के लिए समझ रहा हूँ कि भाई वाटर तो 100 पर उबल जा रहा है और नमक कितने पर उबलेगा, 150 पे। तो क्या होगा, हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, नमक तो उबलेगा नहीं है, पानी हमारा उबल जाएगा। और पानी जैसे उबलेगा वो भाप बना शुरू हो जाएगा, भाप उठ उठ कर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ से भाप बना और यहाँ से भाप बनते 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 क्या होगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर उठने के बाद है ना, इसको रास्ता नहीं मिलेगा, पाइप से निकलने की कोशिश करेगा हल्का हल्का, और जैसे पाइप से गुजरेगा भाप इसकी, तो क्या होगी, यहाँ पे लगा दिया हमने कंडेंसर, इसको बोलते हैं ठंडा करना। जैसे ही पानी पाइप से निकलेगा तो ये जो कंडेंसर है ये उस पानी को टेम्परेचर को गिरा देगा, गिराने के बाद क्या हो जाएगा, भाप वापस पानी बन जाएगा और पानी बन के टपकना लग जाएगा। किसमें, एक जार ले लो, उसमें इकट्ठा कर लो। तो ये जो पानी आया ये आपका क्या है, अशुद्ध जल है, यानी कि डिस्टिलेटेड वाटर। क्या है आपका, अशुद्ध जल है, पीने लायक जल है। ठीक, अब इसी प्रोसेसर को आप समझ लो, जैसे समुद्र होते हैं, जैसे जून का महीना चल रहा है फिलहाल, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आदमी खड़े खड़े पसीने छूट जाते हैं। इसी कंडीशन में क्या होता है, समुद्र होता है, जहाँ बड़े बड़े समुद्र है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी में क्या होता है, समुद्र का जल भाप बन के उड़ने लगता है, और जैसे उड़ उड़ कर क्या चल जाता है, बादल बन जाते हैं उसके, और बादल बनने के बाद वो बरस जाता है। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ, कौन सी विधि हुई, आसवन विधि, यानी कि डेस्टिलेशन प्रोसेस। क्या हुआ इसमें, समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें से पानी पहले उबल गया, उबलने के बाद भाप बन गया और क्या हुआ, बरस गया। और जो वर्षा का पानी हो रहा है ना, वो कौन सा जल है, अशुद्ध जल, आपने सुना भी होगा अशुद्ध जल। तो क्या है, वो पीने लायक पानी है, लेकिन वो पीने लायक क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूलकण, धुआं, बहुत तमाम पोल्यूशन है, इसके कारण हम उस पानी को नहीं पी पाते। नहीं तो अगर ये पोल्यूशन ना हो तो पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, हाई बात समझ। ये प्रोसेस हो गया आपका आसवन विधि वाला। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 3 की।
ये क्या था, परबाजी आसवन। इसमें क्या है, फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन। इस विधि द्वारा क्या होता है, ऐसे द्रव्यों को अलग किया जाता है जिनके क्रमथनांक में बहुत कम अंतर होता है, मतलब बहुत ही कम अंतर। जैसे एक तो मान लो 150 डिग्री पर बोल रहा है, एक 170 बोल रहा है, यानी कि 20 डिग्री का अंतर बस। और दूसरे में क्या है 180 का, यानी कि बहुत 10 का अंतर, 20 का अंतर, बस थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा अंतर बना जाता है। जैसे मैं कह रहा है कि 100 एक 200 हो, या 100 एक 170 है, तो उसमें बहुत अंतर है। एक 100 एक 150 है, तो ये क्या है, बहुत अंतर है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ जैसे क्रमथनांक जिनमें बहुत अधिक अंतर होता है, तो ये तो कौन सी विधि से हो जाएगा, आसवन विधि से। अगर मान लो ऐसा कोई चीज़ है जिसके क्रमथनांक आसपास है, बिल्कुल 10-20 डिग्री का सेल्सियस का अंतर है, सॉरी, तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल को कैसे लग किया जाता है, पहली बात तो पेट्रोल डीजल किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। देखो मैंने लिखा है, ये क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर होता है। पेट्रोलियम से है ना, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, और हवाई जहाज़ का फ्यूल यानी कि हवाई जहाज़ का पेट्रोल भी उसी से बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम और पेट्रोल में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। तो क्या है, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, डीजल और हवाई जहाज़ का पेट्रोल, ठीक, जो पेट्रोल हवाई जहाज़ में डलता है। अब इसमें क्या होगा, हम इसको प्रोसेस को करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुझे पता है कि इसका टेम्परेचर पेट्रोल का 150 डिग्री है। तो जैसे 150 डिग्री होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपना गल जाएगा, मतलब अपने उस पर भाप बन जाएगा। जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, यहाँ इस पाइप से निकलेगा और यहाँ चल जाएगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 150 डिग्री, यहाँ होते 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 नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो इस वाले बॉक्स में इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लो हमें पता है कि भाई इसमें से 150 डिग्री बहुत देर तक रखा, पेट्रोल तो निकल गया। अब इसकी डिग्री बढ़ाओ तो 170 तक, जब 170 में पहुँचेगा तो क्या होगा, जो चीज़ बची थी वो और गर्म हो जाएगी, वो फिर ऊपर चल जाएगी, और जैसे गर्म होगी वो फिर दूसरे बॉक्स में चल जाएगी। तो यहाँ पे अलग वाला मटेरियल आएगा। मान लो कुछ और चीज़ बची हुई है, उसको 180 कर दो, और 180 से यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, 180 पे आ जाएगा। तो क्या हुआ कि आपने बहुत माइनर यानी कि बहुत कम क्रमथनांक की चीज़ों को भी अलग कर लिया। तो पेट्रोल डीजल की जो सेपरेशन किया जाता है या अलग किया जाता है, वो इसी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन का बात करते हैं, उद्रपातन। ये कुछ बहुत आसान है, तो आप बहुत बचपन से पढ़ते भी आए हैं। क्या है, ठोस से पहले द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा। लेकिन इस विधि में क्या होता है, ये द्रव वाली अवस्था नहीं होती, सीधी ठोस से गैस बन जाता है, जैसे कपूर, ठीक है। इसको उतारो, फिर मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर जो आपका एक्चुअल चैप्टर है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं एक्चुअल चैप्टर, धातु क्रम यानी कि मेटलर्जी। अब मेटलर्जी देखो समझने के लिए समझ लो, जैसे खनिज है। अब हमें लोहा की शुद्धिकरण करना है। लोहा कैसे बनता है, सोचते हो कि लोहा ऐसे ही कोई उठाया बना दिया। लोहा बनाने के लिए समझ लो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बहुत ही ध्यान से किया जाता है, बड़ी डिफ़िकल्टी से हमें एक लोहा मिलता है, ठीक है। जैसे लोहे का शुद्धिकरण करना है, जैसे क्या होता है, खनिज मिलता है। खनिज कैसे है कि मिट्टी में पाया जाता है लोहा। जैसे झारखंड की मिट्टी में आपके लोहे की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, तो वहाँ की मिट्टी लाल है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का हर एक आदमी अमीर है कि लोहा बनाया बस कुछ भी बना देगा, लेकिन मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन उसका प्रोसीजर एक विधि के द्वारा निकाला जाता है ताकि लोहे को बनाया जा सके। लोहा बहुत ही लंबे प्रोसीजर से बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। खनिज है। अब हमें लोहा जिस अवस्था में मिला, जैसे हमने लोहा उठाया, हमने कोई मिक्सचर कोई भी चीज़ मिला, उसमें लोहा भी मिट्टी भी है, बहुत तरह फालतू की चीज़ें भी है, शुद्धियाँ भी है, तो क्या एक फॉर्म है, उसे बोलते हैं खनिज। एग्जाम्पल ये समझ लो, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं, अब जैसे कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो क्या है 1-1.5 लाख बच्चे, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, जैसे 1-1.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे प्रीलिम्स में, ठीक है। अब 1-1.5 लाख तो सिलेक्ट होने के नहीं। अब 1-1.5 लाख में से जो बच्चे प्री और मेंस करके यहाँ आए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें से है ना जो फालतू की अशुद्धियाँ थी ना, जो बेकार चीज़ें थी, में क्या होगी, निकल गई। अब क्या बचा, आपके बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई बच्चे, ठीक है। अब एग्ज़ाम क्वालिफाई बच्चों में से हम क्या ले गए, इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू करके निकल आ गए, हमें सिर्फ वही सीटें होती है, 100 कुछ सीटें होती है, 150 प्लस सीट होती है, 134 135। तो जो 134 135 सीट पर लेने हैं हम एक्चुअली, जो बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए, कुछ बच्चे तो क्या हुआ, पहले पेपर में बाहर निकल गए, कुछ बच्चे पहले पेपर पास किया, दूसरा पास किया, यानी कि एग्जाम सारे निकाल लिए, और कुछ बच्चे इंटरव्यू में निकल गए, ठीक है। तो हमें यहाँ तक का कोई मैटर नहीं है हमारे साथ, हमें ये नहीं चेक करना, हमें खनिज से अयस्क के बारे में पता नहीं करना, हमें अयस्क से खनिज बनाना है, क्योंकि ये अशुद्धियाँ तो हमने दूर कर ली अपनी वैसी विधि से ही, जाट पूछ नॉर्मली हो जाएगी दूरी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अयस्क से हमें धातु बनाना है, यानी कि अयस्क से धातु बनाने की जो विधि है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धातु क्रम। लिख लेना कि अयस्क यानी कि ओरई से मेटल यानी धातु, जो बोल रहा हूँ वो लिखते चल जाओ। अयस्क बोलते हैं ओरई, लिखा हुआ मैंने ओरई, ठीक है।
और इसको बोलते हैं आपका मेटल। अयस्क से धातु बनाने को ही धातु क्रम कहते हैं, यानी मेटलर्जी, धातु क्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बस इतनी से इतनी बनाने की विधि में 4 स्टेप लगते हैं भाई। ठीक है, 4 स्टेप में हमको अयस्क से क्या मिलेगा, प्योर लोहा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, इसकी कितनी विधि है। अब अयस्क से धातु बनाने कितने स्टेप है, 4। एक तो मैंने लिखा 1 2 3 और 4। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण, खनिज का सांद्रण तो नहीं कह रहा, क्योंकि वो सिर्फ अयस्क से धातु तक की क्रिया को करते हैं, क्योंकि खनिज से अयस्क को निकाला जा सकता है आसानी से, लेकिन अयस्क से धातु बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अयस्क का सांद्रण कैसे होता है, कैसे करेगा इसका सांद्रण, स्टेप फर्स्ट में बताऊंगा। स्टेप 2 में क्या है, भर्जन यानी कि रोस्टेड और रोस्ट। ठीक है, और नंबर 3 में क्या है, निस्तापन यानी कि कैलिनेशन, और नंबर 4 पर क्या आ जाएगा, धातु शोधन यानी कि डेस्टिलेशन, जो मैंने पीछे बताया अभी। ठीक है, ये एक वही है। अब देखो, जैसे स्टेप फर्स्ट पर आते हैं तो क्या है, अयस्क का सांद्रण, अयस्क यानी कि ओरोई को शुद्ध करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमने खनिज से जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ थी वो बाहर निकल गई अपने आप ही। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें जो शुद्धियाँ एक साथ चिपकी हुई है, यानी कि एक के साथ 2 मेटल जुड़े हुए, जैसे क्या हुआ था, कोई चीज़ें आपस में घुली मिली हुई है, उन्हें निकालने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उनके लिए। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, पहले तो हम लेंगे अयस्क को शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करेंगे, 3 विधि है शुद्ध करने की, टोटल विधि 4 है, लेकिन अयस्क को शुद्ध करने के लिए ये क्या है, चीज़ें हाथों से हो जाती हैं, बिना मशीनों के, बिना किसी प्रोसीजर के, अपने हाथों से की जा सकती है। कौन सी स्टेप, पहला स्टेप कहाँ से करेंगे, खुद करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले स्टेप में क्या लिखा, गुरुत्वीय विधि यानी कि ग्रेविटी सेटलिंग। कैसे ग्रेविटी सेटलिंग कैसे समझा था मैंने, जैसे हम गेहूँ को और उसमें से घुन को साफ करते हैं, कैसे गेहूं को पानी में डाल देते हैं और वैसे हिला देते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो भारी चीज़ें वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज़ें ऊपर उठ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, एक विधि तो यह होगी कि जो प्योर चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी और जो खराब चीज़ें ऊपर आ जाएगी, उसको हटाओ ऐसा फेंक देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर गेहूँ मिलेगा। एग्जाम्पल समझे। अब नंबर 2 पर क्या है, चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि में क्या है, चुंबक विधि में क्या है, आप देखो आपकी ज़मीन में अगर आप चुंबक लेके ऐसे घुमाओगे मिट्टी में, तो कुछ ना कुछ उस पर छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे अणु आपको चिपके हुए मिलेंगे। क्या है वो, लोहा है, मिट्टी में लोहा है, तो लोहा छोटे छोटे जो कणों चिपक जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उसके जो अशुद्धियाँ वो नहीं चिपकेगी, सिर्फ लोहा चिपकेगा, उसमें लोहा मिला सकते हैं, वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आता है झाग या फैन विधि यानी कि फोम। जैसे कि अब किसी भी चीज़ में बहुत सारा झाग बना दो, तो झाग बना क्या होगा, उसकी अशुद्धियाँ मिट जाएगी। जैसे हम कपड़े धोते हैं, और कपड़े में क्या होता है, बड़ी हाथ हिला के अगर तो बहुत सारा झाग बना दो, उसमें कपड़े डाल दो, क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। गाड़ी धोते हैं, गाड़ी क्या करते हैं, धो के बहुत सारा झाग बना देते हैं, मतलब झाग कर देते हैं, झाग से क्या हो जाता है, अशुद्धियाँ निकल जाती है। या फिर ऐसे काम करो, जैसे गेहूँ ही है, एग्जाम्पल दोबारा फिर गेहूँ का ले लेते हैं। अब उसमें अशुद्धि है, क्या करो, बहुत तेज पानी चला दो, तो क्या होगा, पानी का झाग बन जाएगा, और झाग बना क्या करेगा, उसकी जो फालतू चीज़ें सब ऐसे उड़ा के ले जाएगा, उठा के, तो क्या हो जाएगा, वो पानी से साफ़ हो जाएगा। सारा साफ़ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। फिर छोटी मोटी चीज़ें बचेगी, उनको आप हाथ से उठा के फेंक दियो, ये सब चीज़ें होती है। तो क्या हुआ, अयस्क का सांद्रण स्टेप 1 में 3 विधि होगी। स्टेप 1 की ABC, ठीक है भाई, ABC करके लिख लियो, इसको बढ़िया से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, इसलिए मैं सिर्फ इसे समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टेप 2 में, क्या होगा, भंजन यानी कि रोस्ट। देखो भंजन पहले समझ लो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है। भंजन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को इतना तड़फा के लेकिन उसे मारेंगे नहीं। ठीक है, मतलब यह कंडीशन है कि उसको बहुत बजाएंगे, मतलब बहुत मारेंगे, मतलब बहुत बुरी तरह से गलाएंगे, गरम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको है ना नष्ट नहीं होने देने के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, भंजन क्या है, जैसे लोहा है, अब लोहे में अशुद्धि है, अब क्या करेंगे, उसको उतना गर्म करेंगे, लेकिन उसके कवंतनाक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तक नीचे ही रखेंगे हम उसको, यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर चलेगा तो क्या हो जाएगा, भस्म, क्या बन जाएगी, भाप, यानी कि गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करना, जैसे मान लो किसी आदमी को इतना पीटना है, लेकिन उसको मारना नहीं है, हाथ गोड़ तोड़ देने हैं, लेकिन मारना नहीं है। कंडीशन ये होती है रोस्ट करना, जैसे कि रेमिनाटी करता है, क्या करता है, इतना रोस्ट करता है कि आदमी को इतनी बुरी तरीके से कर देता है, लेकिन आदमी फिर भी एक अवस्था में रहता है। ठीक है, समझ पाए होगे। तो क्या, जैसे कि अब लोहे को है ना गर्म करते हैं, जैसे लोहार क्या करता है, खुली जैसे भट्टी है, ओपन भट्टी है, जैसे भट्टी है ओपन है, उसमें कोयले जले बहुत तेज़
टेम्परेचर चला हुआ है, ठीक है। उस टेम्परेचर में क्या किया, उसको लोहे को डाल दिया, तो वहाँ क्या है, हवा भी थी, जब खुला हुआ है तो हवा भी है। जैसे मान लो ये भट्टी है, ठीक है भाई, यहाँ पर आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ओपन है ऊपर से, तो क्या हुआ, इस लोहे को यहाँ डाल दिया बीचों बीच, तो क्या इसमें एयर भी है, ठीक है। अब उसको हीट कर रहे, हीट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा मैंने, गलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे रखना है इसका। मान लो बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है ना, तो टेम्परेचर 90 ही रखेंगे, 90 के नीचे नीचे, यानी कि उसके आसपास भी बिल्कुल नहीं जाने के, क्योंकि उसके नीचे नीचे रखेंगे। अगर वो इस पॉइंट पर पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, लोहा खत्म, वो चीज़ जो थी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी मेल्ट हो जाएगी। आई बात समझ। तो स्टेप 2 में क्या किया, पहले स्टेप में हुआ एस का सांद्रण, यानी कि एस ओरे का मैंने लिखा है, सांद्रण लिखा मैंने कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओरे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब नंबर 2 पर क्या था, रोस्ट किया। रोस्ट क्या किया, वायु की अवस्था में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया, ठीक है, गर्म किया। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा, जैसे लोहे को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका जो बाह्य कवर होगा ना गंदगी वाला, जैसे लोहे को गर्म करोगे और जैसे लोहार बाहर निकालता है, जैसे उस पर हथौड़ी मारना शुरू करता है, कट कट, तो क्या होता है, एक पपड़ी सी निकल आती है बाहर, ठीक है, ब्लैक कलर की पपड़ी निकलेगी और वैसे कर करके बाहर निकल जाएगी। तो क्या हुआ, उसका जो फालतू का वेस्टेज था ना, ऊपर वाली सतह साफ होगी, तो लोहा और चमक जाएगा। तो क्या हुआ, उसकी जो अशुद्धियाँ थी ना, वो एयर की अवस्था में, यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर बाहर निकल जाती है। नंबर 2 पर क्या लिख लो, इस बात को बनाकर लिख सकते हो कि भंजन में क्या करते हैं, किसी भी इसको उसके गलनांक से कम गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, जिससे उसकी बाह्य परत वायु के संपर्क में आकर निकल जाती है। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, उसकी पहली परत तो निकल गई। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 को क्या बोलते हैं, कैल्टिनेशन, यानी कि निस्तापन। इसमें क्या काम करते हैं, इसमें ना वायु नहीं जाती, यानी कि गर्म है। जैसे क्या है, अब गर्मी की माहौल है, अब जैसे मैं ओपन ही खड़ा हो जाऊँ, गर्मी बहुत है, ठीक है, तो मुझे गर्मी लगेगी, लेकिन मैं थोड़ा सहन कर सकता हूँ। अगर गर्मी बहुत है और मुझे एक रूम में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर जला दे जाए आग, तो क्या अवस्था रहेगी पता है, पसीने छूटने लगेगा, बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, पसीने छूटने शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हवा बिल्कुल हवा नहीं होती, उसे गलनांक तक कम रखना, मतलब उसको इतना गर्म करना, लेकिन उसको मारना नहीं है, मतलब उसको गलाना नहीं है, गलने के कम पहले तक ही। तो स्टेप 3 में क्या होगा, उसको और गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर सब भक्का सा कर लेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जितनी शुद्ध रहेगी ना, बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी ऐसे। अगर मान लो गलनांक पर पहुँचे, गल गया ना, तो जो शुद्ध बाहर आ रही थी ना, वो उसमें मिल जाएगी, खत्म, लोहा खत्म। तो क्या होगा, उसको इतना गर्म करेंगे, क्या होगा, पूरा घप जाएगा। तो जब जिसे कपने शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर से सारी शुद्धियाँ बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, काँप कैसे, ठीक। तो क्या होगा, उसकी बहुत सारी शुद्धियाँ निकल गई। स्टेप 3 तक हुआ था ना, गर्म करने पर। अब आता है नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 4, क्योंकि बिल्कुल अब है ना, लोहा बनने का कगार पर आ चुका, क्योंकि सारी शुद्धियाँ निकल चुकी है, बस छोटी मोटी शुद्धियाँ बची है, जो उसको बिल्कुल एक्चुअल में लेकर आना है एक साइड में। जैसे क्या हुआ, इसको बोलते हैं धातु शोधन, यानी कि मेटल रिफाइनिंग। क्या हुआ, अब जैसे लगभग बन गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बाहर निकलती रहेगी, कि बहुत सारी शुद्धियाँ निकल गई, लेकिन 1-2% या 10% शुद्धियाँ उसके अंदर रहेगी। तो उसको क्या किया हमने, ना फ्लक्स मिलाकर पिघला देते हैं। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक तरह की क्या है, गालक है। गालक कैसा, जैसे क्या होता है, जैसे समझो, अगर आपने रोटी बनाते हुए महिला देखी हो, या फिर आप रोटी बनाती हो घर पे, जैसे रोटी बना रहे हैं, ठीक है, रोटी बनाने के बाद क्या होता है, हम चून को सान रहे ऐसे, ठीक है, सानने के बाद छोड़ देते, ताप को छोड़ दिया, तो क्या होता है, हमारे हाथों पे है ना चून लगा रह जाता है, गीले वाला, ठीक है, रहेगा गीला लगा हुआ, ठीक है। तो क्या करते हो, उसको कैसे हटाते हो, एक सूखा आटा लोगे, ऐसे हाथ पे डालोगे और उसको ऐसे रगड़ दोगे, रगड़ के क्या करोगे, ऐसे करके पूरा हाथ रगड़ दोगे, और क्या करोगे, ऐसे करोगे, साफ कर लोगे, हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको बिना बाहर से आटा मिलाया करते तो क्या करना पड़ता, बड़ी दिक्कत होती, दर सही से नहीं उतर पाता, लेकिन कुछ ना कुछ शुद्धियाँ रह जाती, फिर भी आपको हाथ धोना पड़ता। लेकिन अब चाहिए हाथ भी ना धो, लेकिन आप हाथ साफ है। तो क्या हुआ, बाहर से क्या मिलाया हमने, अशुद्धि, यानी कि वो भी तो अशुद्धि थी, जैसे कि अब इसमें क्या मिलाया, गालक। तो गालक क्या है, बाहर से मिलाया गया पदार्थ है, ठीक है, लोहे में क्या करा, बाहर से गालक मिला, फिर गर्म किया, तो क्या हुआ, ये गालक क्या करता है, उसके पास पहुँचता है, और जो अशुद्धि होती है उसके साथ लिपट जाता है, ऐसे लिपट के और ऐसे खास के बाहर ले आता है, फिर आपको मिल जाता है प्योर लोहा। इसी तरीके से एग्जांपल पहले समझ लो, प्योर लोहा नहीं मिला, जैसे क्या है, फ्लक्स है, अब फ्लक्स के साथ मिला मैट्रिक्स, यानी कि अशुद्धि,
फ्लक्स मिला किसके साथ, अशुद्धि जो हमने बाहर से मिलाई, ठीक है। अब क्या है, फ्लक्स और मैट्रिक्स दोनों चीज़ मिल गई, नहीं मिला दी, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमने बाहर से अशुद्धि मिलाई, और अशुद्धि मिलाने के बाद क्या हुआ, फ्लक्स और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बोलते हैं गैंग, जो बाहर से मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैंग। तो क्या हुआ, दोनों आपस में लिपटी और उसको अशुद्धि को निकाल कर फेंक दिया हमने, जो को तो फेंक दिया। तो क्या हुआ, ये दोनों जैसे मिली, दोनों को मिला क्या मिलता है, धातु मल, यानी कि स्लैंग, यानी कि बेकार पार्ट, ठीक है। जो धातु का मल है, लिखा धातु मल समझ में आता है, धातु का जो मल है, यानी कि धातु के साथ जो अशुद्धि जुड़ी है उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या मिल गया, धातु मल, धातु मल मिल गया, तो क्या करा, बस इसको बाहर निकाल दो। अब ऐसे एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे SiO2 क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया, SiO2 क्या है, गालक है, और CO2 क्या है आपका, CaO क्या है आपका, अशुद्धि है। तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, SiCO3, तो अशुद्धि क्या बन गई हमारी, ये धातु मल है, ठीक है। आई बात समझ, एक बार देख लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, तो क्या हुआ, अशुद्धियाँ निकल गई, अब हमारे पास क्या मिल गया, प्योर लोहा, बात खत्म। अब जो प्योर लोहा मिला, अब चाहे उसको गला लो, चाहे पानी बना लो, पानी बना के किसी पाइप में डाल दो तो उसका सरिया बन जाएगा। अब पाइप बना के इसके ट्रेन वाली शेप की पट्टी में डाल दो, ट्रेन की पट्टियाँ बन जाएगी। अब गर्म करके एंगल वाली शेप में डाल दो तो एंगल बन जाएगा लोहे का, क्योंकि अब उसके पास अशुद्धियाँ नहीं रही, अब उसके पास प्योर लोहा बच गया। अब कुछ ही बना लो, लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो आप लोग रेलवे की लाइन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सरिये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़े किए जाते हैं, तो लोहा बहुत मजबूत होता है, बड़ी अच्छी लाइफ होती है। लेकिन क्या है, लोहे में जंग लग जाता है, बस जंग उसको ख़राब कर देता है और कुछ नहीं होता, वो नवीकरण हो जाता है। ये चीज़ें लगे पढ़ा दूँगा, ठीक है। जैसे सोना है, एग्जाम्पल लिख लो, नोट करके, 2-3 नोट है, फिर बता दूँगा मैं क्या है। जैसे नोट है, सोना करके लिख लो, सोना क्या है, Na3Al Fe3, यानी क्या हो गया, क्रोलाइट। सोने का जो गलना, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, सोने का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक को है ना, तो सोने का बॉइलिंग पॉइंट मान लो मैं कह रहा 100 है, एग्जांपल समझ लो, या फिर जितना भी है, चलो एग्जांपल के लिए 100 समझा। तो क्या है, 100 को है ना कम करने के लिए कि ताकि वो पहले ही मेल्ट हो जाए, पहले गलनांक आ जाए उसका, तो क्या मिला दिया जाता है, आपका क्रोलाइट। तो क्या करता है, एक क्रोलाइट का पाउडर डाल देता है ऐसे, जो लोहा बनाने वाला होता है, लोहा कह रहा हूँ, सोना बनाने वाला होता है सुनार, उस पर क्रोलाइट के पाउडर डाल देता है ऐसे, और हल्की सी फूंक मारेगा तो हल्की सी आग में ही है ना जो सोना है वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो फिर कोई भी शेप दे दो उसको, शेप देने के बाद चाहे उसके हार बना लो, मंगलसूत्र बना लो, या अंगूठी बना लो, या चैन बना लो, या चैन तरह के डिजाइन बना लो। अब एल्यूमिनियम का समझ लो, एल्यूमिनियम में एक बढ़िया फैक्ट क्या है, एल्यूमिनियम है ना एक ऐसा है, अगर प्योर एल्यूमिनियम है ना, तो प्योर एल्यूमिनियम पर अगर पारा डाल दोगे, जैसे क्या होता है, बड़े बड़े लॉकर होते हैं, कभी भी है ना, जितने भी कीमती सामान होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, वो एल्यूमिनियम का लॉक कभी यूज नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम के लॉक को तोड़ा जा सकता है अगर उसके ऊपर पारे की, जैसे कि लॉक बंद है, अब आप जहाँ लॉक बंद है ना वहाँ पारे की बूंद डाल दो, अच्छा खासा पारा डाल दो, जितना फंस जाए उसमें की जगह तो होती है वहाँ, और पारे की बूंद लगा कर छोड़ दो, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि वो पारा है ना एल्यूमिनियम को छेद कर बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, लॉक टूट जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम के लॉक बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। अगर आप भी यूज़ करते हो तो बड़े ध्यान से रखना, चीज़ों को एल्यूमिनियम के लॉक नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम है ना छेद कर निकल जाता है। अब एल्यूमिनियम में अब एक बात और समझो, क्या होता है, जैसे हवाई जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ की जो ढांचा बनाया जाता है एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ताकि वो मजबूत रहे और हल्का रहे। तो इसीलिए जब भी आप एरोप्लेन में जाओगे, कभी बैठोगे, तो क्या होगा, आपकी जब चेकिंग होगी तो आप बहुत ध्यान से चेक किया जाता है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे जिसमें पारा हो, या पारे की कोई चीज़ तो नहीं ले रहे, आप कुछ भी चीज़ नहीं ले जा सकते पारे की। अगर पारे की चीज़ें ले गई तो अगर एक बूंद जहाज़ पर गिर गई ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाज़ को छेद कर निकल जाएगी और पूरा विमान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुकर होता है, प्रेशर कुकर, वो भी किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ लिख लो अपने आप से क्या क्या होता है, एक तो हो गया हवाई जहाज़, कुकर हो गया, और आपका लॉक में नहीं लगाते, ठीक है। और एल्यूमिनियम को है ना प्योर लगाना है, यानी कि बहुत अधिक शुद्ध करना, बिल्कुल बहुत ही 100%, 99 बिल्कुल 100% प्योर करना है। तो करने के लिए क्या करते हैं, वो विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन, भाई 3 क्वेश्चन है ना स्टैटिक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसा आप ब्लूसेंट में थोड़ा सा हेल्प ले लो इस वाले चैप्टर में अगर, तो ये बहुत सारी चीज़ होती है, इसमें और भी चीज़ें लिखी रहेगी, जैसे एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, या फिर सोने का मुख्य अयस्क क्या है, या फिर लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो सब ये चीज़ें मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, ताकि मैं इसको, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा फिर आपको बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान भाषा में समझा मैंने, आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।